हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर। चलिए बच्चों, आज एक टॉपिक समझते हैं, वो है यूट्रॉफिकेशन। बच्चों, यूट्रॉफिकेशन का सिंपल मतलब है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। सर इसका मतलब क्या है? बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो मानिए अगर एक लेक है या फिर तालाब है, कुछ दिन बाद, कुछ दिन मतलब बहुत कम दिन नहीं, मानिए कि लगभग 500, 600, हज़ारों, थाउजेंड्स ऑफ ईयर बाद धीरे धीरे वो लेक यानी वो वाटर बॉडी धीरे धीरे एक नॉर्मल लैंड में बदल जाता है। यानी वहाँ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म नहीं रह के, बल्कि धीरे धीरे वहाँ पर प्लांट्स वगैरह ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। अब ये होता कैसे? वैसे तो ये होके ही रहेगा, हम और आप नहीं रोक सकते बच्चों। अगर मैं बोलूं आपको कि एक लेक है, ये हमेशा लेक रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों। धीरे धीरे उसमें कुछ ऐसा प्रोसेस होगा कि वहाँ धीरे धीरे एल्गी ग्रोथ करेगा, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा प्लांट्स होगा, और हज़ारों साल बाद वो जाके एक नॉर्मल लैंड यानी वहाँ पर प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी वहाँ पर ना फिशेस रहेंगे, ना एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, ये नहीं रहेंगे कुछ दिन बाद। अब देखिए, हम लोग इसी को समझते हैं, थोड़ा यहाँ पर हो सकता है आपको और अच्छी समझ में आए। बच्चों मानिए हमारा एक लेक है। क्या बच्चों? ये एक लेक है, और लेक है तो यहाँ पर फिशेस वगैरह भी है, मछली है जो रहना चाहिए, क्रैब्स है, ये सब के सब यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, सब मज़े से रह रहे हैं बच्चों। अब इसके अगल बगल में खेत है। सर अगल बगल बार बार आप खेत ला के खड़ा कर देते हैं। सर लेक के अगल बगल खेत नहीं है। चलिए नहीं है, दूर में है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खेत में हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, यानी NPK, नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फेट, अगर हम नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फेट अगर हम खेत में यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा इन्हीं तीन चीज़ों का कमी होता है। यानी हम जो फील्ड में, जो खेत में जो अनाज वगैरह लगाते हैं बच्चों, उसमें नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस और पोटेशियम का कमी होता है, तो हम बाहर से उसे छिड़काव करते हैं। हमने बाहर से इसमें ये सब चीज़ मिला दिया बच्चों। ये जो है ये प्लांट्स के लिए बच्चों, समझ में रहे? यानी NPK जो है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो फॉस्फेट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो है आपका पोटेशियम जो है बच्चों, ये हम प्लांट के लिए दे रहे हैं यहाँ पर। समझ रहे हैं आप? हमने इन क्रॉप्स को बड़ा करने के लिए, इन क्रॉप्स को और अच्छे से ग्रो करने के लिए हमने बाहर से फर्टिलाइजर का मिक्सिंग कर दिया। कोई बात नहीं बच्चों। अब बच्चों बारिश तो होगा यार, हम बारिश को तो रोक नहीं सकते। मानिए कुछ बहुत दिन बाद ही हुआ, यहाँ का कुछ ना कुछ कंटेंट जो हमने गिराया था खेत में, जो दिया था, वो यहाँ का सॉइल में रहेंगे। अरे भाई रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। और रहेंगे तो रेनफॉल जैसे ही होगा, यहाँ से बह के यहाँ इस लेक में आ जाएगा। इस लेक में कुछ ऐसा चीज आया, ध्यान रहे, इस लेक में कुछ ऐसा चीज आया है जो इन ऑर्गेनिजम्स के लिए फायदेमंद नहीं है, प्लांट का ग्रोथ को प्रमोट करेगा, यानी प्लांट का ग्रोथ को ये ज्यादा करेगा। कुछ ऐसा चीज आ गया लेक में। अब चलिए, यानी रेनफॉल हुआ, फॉस्फेट और नाइट्रेट आ गया, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बन जाएगा, फॉस्फोरस आपका फॉस्फेट बन जाएगा, फॉस्फेट और नाइट्रेट हमारा लेक में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद धीरे धीरे ये जब लगातार होते रहेगा, लगातार ऐसा होते रहेगा, तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे नीचे फॉस्फेट और नाइट्रोजन पानी में आपका मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर एल्गी होगा बच्चों। एल्गी का ग्रोथ होगा, और एल्गी का ग्रोथ होगा, एल्गी मानिए ज्यादा प्लांट के करीब है या एनिमल के करीब है बच्चों? एल्गी जो है धीरे धीरे प्लांट के करीब ही आता है। अब एल्गी ग्रोथ होगा, फिर मानिए एल्गी, अगर यहाँ बहुत सारा एल्गी रहेगा, मानिए ढेर सारा एल्गी का ग्रोथ होगा। क्यों एल्गी का ग्रोथ हो रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फेट आ गया है। अब एल्गी का जब बहुत ज्यादा एल्गी का ग्रोथ होगा बच्चों, तो वो एल्गी वाटर सरफेस में कुछ इस तरीके से चट्टान की तरह बैठ जाएगा, यानी कारपेट के तरह वो वाटर पूरा सरफेस को घेर लेगा, एल्गी 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 एल्गी। और जब ऐसा होगा तो इस पानी का जो ऑक्सीजन है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, वो सबसे ज्यादा कौन लेगा? एल्गी लेगा। तो पानी में ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो अब जो यहाँ पर फिशेस वगैरह है, यानी जो एक्वाटिक स्पीसीज जो रेस्ट बच गया, वो सब के सब धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या मैं कह दूं, हाइपर ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी ने हाइपर ग्रोथ किया, और एल्गी के कारण नीचे का ऑक्सीजन यूज हो रहा है, और उसके चक्कर में जो नीचे ऑर्गेनिजम्स है उन्हें नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन, और धीरे धीरे उनका डेथ हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? डेथ होगा। अब ये मरेंगे। अब जो आपको पता है, जब ढेर सारा एल्गी होगा, तो भाई एल्गी का भी एक लाइफ स्पैन होता है, एल्गी भी मरेगा, और एल्गी भी मरेगा तो एल्गी भी कहाँ बैठेगा? उसका भी बायोमास धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठेगा, यानी एल्गी होगा, मरेगा। एल्गी धीरे धीरे नीचे से धीरे भरते ऐसा समय आएगा कि यहाँ धीरे धीरे बड़ा प्लांट्स ग्रोथ होने लगेगा, लेकिन इसमें हजारों साल का समय लगता है। अब मैं आपको इसी चीज को यहाँ पर लिखा हूं, देखिए
ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, इन फर्टिलाइजर्स के कारण फर्टिलिटी ऑफ लेक इंक्रीज, लेक का फर्टिलिटी बढ़ गया, यानी लेक में प्लांट ग्रोथ होने का जो है चांसेस ज्यादा हो गया। इस चक्कर में ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी का ग्रोथ हाइपर होगा जब हम उसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्गल ब्लूम। जब एल्गी जो है अपना एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ में रहता है, यानी एल्गी जब बहुत ज्यादा कहीं ग्रोथ करेगा, हम बोलेंगे एल्गल ब्लूम। ये एल्गल ब्लूम क्यों आया? क्योंकि ऊपर से फर्टिलाइजर्स आया जो एल्गी को सपोर्ट कर रहा है ग्रो करने के लिए। अब जब एल्गी ढेर सारा हो जाएगा तो नीचे का ऑक्सीजन खत्म, तो क्या मैं कह दूं डिजॉल्व ऑक्सीजन कम कम कम, यानी इस पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन था वो ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूज सिर्फ कौन कर पा रहा है? एल्गी, पूरा ऊपर एल्गी हो जाएगा। और ऐसा होगा तो डेथ ऑफ अदर एक्वाटिक स्पीसीज, अदर एक्वाटिक स्पीसीज का यहां पर डेथ हो जाएगा। बच्चों एक समय था जब यहां मछली और क्रैब्स और एक्वाटिक अदर ऑर्गेनिजम्स मजे से रह रहे थे, लेकिन आज वो जगह जंगल बन चुका है। आज वहां पर प्लांट्स ग्रो कर पा रहे हैं, यानी आज वो वाटर बॉडी हट गया है, आज वो टेरिस्टेरियल हो गया है। इसे हम कहेंगे यूट्रॉफिकेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? यूट्रॉफिकेशन। बच्चा पूछेगा सर इधर खेत नहीं होता तो ये कहीं से आता? बट ऐसा धीरे 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 ये प्रोसेस होता है, ये नेचुरल है बच्चों, ये होगा। अब बच्चों हजारों साल बाद ये जो है नॉर्मल ऐसे हो जाएगा। अब मेरा आपसे सवाल है सर, ये तो है नेचुरल एजिंग, नहीं ये जो लेक है इसका डेथ हो गया, हजारों साल बाद ये लेक खत्म, टाटा बाय बाय, इसका डेथ हो गया, इस जगह कुछ ऐसा हो गया। अब मेरा आपसे सवाल है कि सर अगर इसमें हम इंडस्ट्री का कचरा डाल दें, फैक्ट्री का कचरा डाल दें, घर का कचरा भी डाल दें, तो सर क्या होगा? मर तो रहा था भाई, जल्दी मरेगा। यानी ये लेक अब बहुत कम टाइम में ही ऐसा जगह में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम कहेंगे कल्चर्ड या फिर एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? अगर नेचुरली बूढ़ा हो रहा है, नेचुरली मर रहा है, नेचुरली एजिंग हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये यूट्रॉफिकेशन। लेकिन अगर हम उसमें अपना भी एक्टिविटी जोड़ना शुरू कर दे तो हम बोलेंगे कल्चर्ड या फिर एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन इन यूट्रॉफिकेशन, जैसे बच्चों एफ्लुएंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट को अगर हम पानी में डालना शुरू कर दे, अगर हम घर का कूड़ा कचरा को भी पानी में डालना शुरू कर दे, तो बहुत जल्दी ऐसा होगा यहां से पानी खत्म होगा और यहां पर प्लांट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन। अगर आपको कोई पूछे यूट्रॉफिकेशन क्या है, आपको बोलना है नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, यानी अगल बगल से फर्टिलाइजर्स आ जाता है लेक में और वहां आने के कारण एल्गी का ग्रोथ ज्यादा होगा। बच्चों एल्गी का ग्रोथ होगा तो वहां छोटे छोटे जो एनिमल्स रहेंगे नीचे वो खत्म हो जाएंगे, और ऐसा होगा तो एल्गी ग्रोथ होगा। एल्गी ग्रोथ होगा तो बहुत एल्गी होगा, बहुत एल्गी होगा तो एल्गी भी मरेगा। तो एल्गी का जो बायोमास है, यानी मरने के बाद जिसको डिकम्पोज होगा बैक्टीरिया वगैरह, वो भी नीचे होगा, धीरे 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 नीचे से भरते हुए आएगा और वहां पर पानी नहीं बल्कि मिट्टी बन जाएगा और वहां पर प्लांट्स का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसे बोलेंगे यूट्रॉफिकेशन। अगर हम उसमें अपना भी एक्टिविटी, यानी इंसान अगर और उसमें जोर देना शुरू कर दे, एक तो एजिंग हो रहा है, अगर हम अपना भी उसमें क्रियाकलाप, अगर अपना भी बुद्धि लगाना शुरू कर दिए, दिमाग दे दिए, अगर हम उसमें कचरा डालेंगे, कूड़ा डालेंगे, मानिए सीवेज वगैरह डालेंगे, अगर मानिए इंडस्ट्री फैक्ट्री का और ज़्यादा जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह ला के किसी तरह नाली उली में वहाँ ऐसा कर देंगे बच्चों, उसको कनेक्ट कर देंगे वहाँ से, तो ये चीज़, ये प्रोसेस और फास्ट होगा तो हम बोलेंगे कल्चर्ड या फिर एक्सीलरेटेड यूट्रॉफिकेशन। मुझे अच्छा लगता है और मुझे पता है आप समझ गए होंगे बच्चों। जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर वाटर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा और हमारा वाटर यहाँ से खत्म हो जाएगा। जल्दी से आप इससे पहले नोट कीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे और देखिए यहाँ पर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में यानी पीने वाला पानी में कौन कौन सा आयन कितना एक्सेस हो जाने से क्या क्या दिक्कत है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर है फ्लोराइड। क्या बच्चों? फ्लोराइड। जो फ्लोराइड आयन है बच्चों, इसका अगर कहा जाए तो कंसंट्रेशन अगर कम हो गया वाटर में, वैसे ये सब वाटर में होता है बच्चों, फ्लोराइड आयन हो, सल्फेट हो, नाइट्रेट नाइट्राइट्स हो, ये सब आपका जो है ड्रिंकिंग वाटर में होगा। लेकिन हमारा बात इस बात पे शुरू हो रहा है कि सर ज़्यादा हो गया, कम हो गया तो क्या होगा। सबसे पहले हम मानते हैं कि हम जो वाटर पी रहे हैं अगर उसमें फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया तो हमारा टूथ डिके होगा। टूथ डिके होगा मतलब आप जानते हैं जो दांत में अगल बगल छेद हो जाएगा और जो दांत है वो धीरे धीरे मानिए एक प्रकार का सड़ना शुरू हो जाएगा। तो टूथ डिके अगर फ्लोराइड आयन का कमी हो गया तो ऐसा होता है। तो सर मतलब इसका होना ज़रूरी है? हाँ है। अच्छा सर, अगर इसका
ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये किस काम में आता है कि अगर ये कम हो जाएगा तो दांत में कुछ ऐसा हो गया बच्चों तुरंत दिखेगा। मतलब ये भी होता है अगर हम लोग दिन भर में कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर का कुछ भी कंटेंट लेते हैं, मानिए चॉकलेट, रोटी, चावल, तो हमारे अंदर ये क्या करेगा, शुगर को, अगर फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कम रहेगा तो शुगर को कन्वर्ट कर देगा बच्चों एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। आपको पता है एसिड भाई दांत में रहेगा तो धीरे धीरे दांत डिके होगा, यानी धीरे धीरे दांत जो है सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे दांत कम होगा। तो अब मैं बोल रहा हूँ जो टूथ डिके जो है ये अगर फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो टूथ डिके होगा। और सर अगर नॉर्मल हुआ तो हमारा इनेमल हेल्दी रहेगा। इनेमल जानते हैं हमारा दांत का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, और सिर्फ दांत का ही नहीं बल्कि पूरा एनिमल किंगडम का, जितना भी आज तक एनिमल्स का आप नाम सुने हैं उन एनिमल्स में जितना भी हड्डी है और जो भी है उसमें से सबसे ज़्यादा अगर हार्डेस्ट पार्ट आपको पूछा जाए तो आपको बोलना है इनेमल। इनेमल हमारा दांत का पहला वाला परत है, यानी दांत का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसका हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनेमल। तो अब देखिए अगर इसका कंसंट्रेशन कम हुआ तो टूथ डिके होगा, अगर इसका कंसंट्रेशन नॉर्मल हुआ तो इनेमल हेल्दी रहेगा, यानी हमारा दांत एक प्रकार से हेल्दी रहेगा। अगर सर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो बच्चों, अगर ज़्यादा हो गया 2 ppm से ज़्यादा हो गया तो ब्राउन मोटिंग टीथ नाम का एक डिजीज़ है वो होगा। अगर इसका कंसंट्रेशन कम होगी 10 से भी ज़्यादा हो गया तो यह होगा डैमेज बोन्स एंड टीथ, यानी फिर बोन और टीथ हमारा डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अगर नॉर्मल रहा तो अच्छा है बच्चों, जो है इनेमल ठीक रहेगा, कम हुआ टूथ डिके हो जाएगा। अगर एक्सेसिव ज़्यादा हो गया तो बोन्स और टीथ जो है हमारा वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो है राजस्थान के कई पार्ट्स में ऐसा पाया जाता है कि वहाँ का पानी में फ्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ बोन्स और टीथ का प्रॉब्लम देखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि नॉर्मल है तो इनेमल हेल्दी रहेगा, कम हो गया टूथ डिके होगा, और ज़्यादा हो गया, ज़्यादा अगर 2 ppm से ज़्यादा तो ब्राउन मोटिंग टीथ, और अगर 10 ppm से ज़्यादा हो गया तो डैमेज बोन्स एंड टीथ। बस इतना है। अगर मैं लीड का बात करूं, पीबी बच्चों, जो बहुत सारा वाटर पाइप होता है वो लीड का ही बना रहता है। तो अगर हमारा लीड वाटर के थ्रू आ रहा है और किसी तरह अगर हमारा लीड जो है एक्सेसिव हो गया तो एक्सेसिव लीड कैन डैमेज किडनी, लिवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर एक्सेसिव लीड यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर होगा तो हमारा किडनी को, लिवर को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना है। सल्फेट का, अगर सर सल्फेट आयन है SO4-2, अगर इसका कंसंट्रेशन सर ज़्यादा हो गया तो ये नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन अगर एकदम ज़्यादा हो जाएगा, हद से ज़्यादा, तो आपको दिखने को मिलेगा लैक्सेटिव इफेक्ट, मतलब कॉन्स्टिपेशन में, यानी हमारा जो अंदर जो बाउल है, खाना का, फूड का जो बाउल है, वो जब इंटेस्टाइन में मूवमेंट करता है वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ये मूवमेंट करने में। बस इतना ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि वैसे तो कोई इसका असर नहीं है, लेकिन अगर एक्सेसिव ज़्यादा हो गया, जैसे 500 ppm से भी ज़्यादा, ये बड़ा है, तो आपका ये इफेक्ट होगा। अब मैं अगर बोलूँ नाइट्रेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान ये रखना है। जो नाइट्रेट है NO3-, अगर ये 50 ppm से ज़्यादा हो गया तो मिथेमोग्लोबिनेमिया, जो मिथेमोग्लोबिनेमिया है बच्चों, ये जो है ये एक प्रकार का मानिए बीमारी है। ये क्या होगा, जब हमारा जो ब्लड में इसके साथ आपका नाइट्राइट के साथ हीमोग्लोबिन अटैचमेंट शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बताऊंगा, थोड़ा सा समय लूँगा। देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ हमारा बॉडी में नाइट्रेट ज़्यादा है, यानी वाटर के थ्रू अगर नाइट्रेट चला गया अंदर, तो नाइट्रेट अगर ज़्यादा हो बच्चों तो हमारा शरीर इस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट में। किस में बच्चों, नाइट्राइट में। और ये नाइट्राइट जुड़ जाता है जाके हीमोग्लोबिन से। किससे जुड़ेगा बच्चों, हीमोग्लोबिन से। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन से। मेरा आपसे सवाल है बच्चों, फिर से सुनिए, क्या हीमोग्लोबिन का काम क्या है? आपको बोलना है सर हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को हमारा सेल्स तक पहुंचाना। ब्लड में हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ढोना, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना। मेरा आपसे फिर ये सवाल है, यहाँ हीमोग्लोबिन जुड़ किससे गया बच्चों? हमारा हीमोग्लोबिन बिजी हो गया नाइट्राइट से। किससे? नाइट्राइट। ये नाइट्राइट कैसे बना? नाइट्रेट शरीर में आया, शरीर ने हमारा, उस बॉडी ने क्या किया, नाइट्राइट बना दिया, और ये नाइट्राइट हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया। बच्चों, हमारा हीमोग्लोबिन बिजी हो गया फिर से एक बार, और जब हीमोग्लोबिन बिजी होगा तब शरीर में ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा, और जब ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा तब बच्चों
आपको पता है ऑक्सीजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा, ऑक्सीजन शरीर में कम होगा तो एक दिक्कत नहीं ढेर सारा दिक्कत होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन से लेकर हमारा हर एक सेल को ऑक्सीजन का ज़रूरत है। अब बच्चों अगर ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा तो ऑक्सीजन का तो हम उसको बोलेंगे हमारा जो शरीर है बच्चा, अगर मानिए कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका शरीर पूरा ब्लू है, तो आपको याद रखना है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम है, यानी इसके अंदर किसी तरह राइट जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ चुका है, इस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन इसका ब्लड में कम है, तो हम बोलते हैं उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? जब शरीर में नाइट्राइट हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन नाइट्राइट के साथ बिजी हो गया तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन है सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा। तो बच्चों ये इतना है और इतना काफ़ी है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। वैसे तो ये सब चीज़ एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं करता है बच्चों, सिर्फ नाम लिख देगा और क्या उसका प्रभाव है वो लिख देगा, सिम्टम्स लिख देगा, ऐसा लिख देगा। बट मैं फिर भी इसको भी आपको पूरा डिटेल से बताने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी नहीं भाई, जस्ट थोड़ी होगा, लेट होगा, तो हमें तब तक के लिए याद रहे, इसलिए इतना कहानी किस्सा बताना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसे नोट कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया चीज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग कर भी रहे हैं, इसीलिए सब्सक्राइबर्स बढ़ भी रहे हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।